ईंटों को अंग्रेजी में ब्रिक्स कहते हैं और ब्रिक्स यानी ईंटों से बनी दीवार न सिर्फ घर को सुरक्षित रखती है बल्कि घर में रहने वाले लोगों को भी दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। ब्रिक्स से बनी दीवार अगर मजबूत हो तो दुश्मन भी घर पर आसानी से हमला नहीं कर पाता, लेकिन अगर ये दीवार कमजोर हो तो फिर घर की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। आज हम ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका द्वारा बनाई गई उस दीवार का डीएनए टेस्ट करेंगे जो बाहर से देखने पर तो बहुत मजबूत नजर आती है, लेकिन असलियत में कुछ देशों ने इस दीवार में चोर दरवाजे भी बना लिए हैं। इन चोर दरवाजों ने इस दीवार की बुनियाद कमजोर कर दी है, जिसकी वजह से ये दीवार अब हिलने लगी है। हम ब्रिक्स वाली दीवार में कूटनीतिक कंक्रीट की कमी का आज डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि 8वें ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका को क्या क्या हासिल हुआ। गोवा में आयोजित हुए 8वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने ब्रिक्स देशों को CCIT यानी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पर सहमत करने की कोशिश की। 8वें ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के नेताओं के बीच CCIT पर सहमति बनी। कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म भारत द्वारा प्रस्तावित एक फ्रेमवर्क है। CCIT का आइडिया भारत ने 1996 में दिया था। अगर यूनाइटेड नेशंस CCIT को स्वीकार कर लेता है तो पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आसान हो जाएगी। CCIT सभी देशों के लिए कानूनी बाध्यता का काम करेगा और CCIT से बंधा हुआ कोई भी देश आतंकवादियों को किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाएगा। ब्रिक्स के गोवा घोषणा पत्र में पूरी दुनिया के देशों से अपील की गई है कि सभी देश CCIT का समर्थन करें और यूनाइटेड नेशंस बिना किसी देरी के इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में तब्दील कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो प्रस्ताव भारत ने आज से 20 वर्ष पहले दुनिया के सामने रखा था उसे आज तक स्वीकार क्यों नहीं किया गया। तो हम आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया के कई देश आतंकवाद को अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, यानी उनके लिए आतंकवाद की डेफिनेशन अलग अलग है। CCIT लागू होने के बाद कोई भी देश आतंकवादियों को पनाह नहीं दे पाएगा और पैसा देकर आतंकवादियों की मदद भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर कोई देश ऐसा करेगा तो उस पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन देशों के लिए ऐसा कानून मुसीबत बन सकता है और इसीलिए ये देश नहीं चाहते कि CCIT लागू हो, जबकि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के बॉडीगार्ड्स बने हुए हैं। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी बीमारियों का अंत करने वाले टीकों का आविष्कार तो हो गया, लेकिन अभी तक आतंकवाद को जड़ से खत्म करने वाले टीके का आविष्कार नहीं हो पाया है, जबकि इसका प्रोटोटाइप भारत ने दुनिया को 1996 में ही दे दिया था। 8वें ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दुनिया की GDP में ब्रिक्स देशों की 37% की हिस्सेदारी है, जबकि दुनिया की 43% आबादी भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में रहती है। गोवा में सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों ने फैसला किया कि वो आपसी व्यापार को बढ़ाकर $500 बिलियन यानी करीब 33,40,000 करोड़ रुपए तक ले जाएंगे। ब्रिक्स देशों के बीच बनाए गए नेशनल डेवलपमेंट बैंक के काम की भी तारीफ की गई और ब्रिक्स में शामिल सभी देशों ने उम्मीद जताई कि NDB की मदद से ब्रिक्स देशों में कई बड़ी परियोजनाएं पूरी हो पाएंगी। इसके अलावा आतंकवादियों की मदद के लिए होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी कानूनी ढांचा बनाया जाएगा। ब्रिक्स आबादी और अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समूह है और आने वाले कुछ वर्षों में ब्रिक्स अपनी आर्थिक मजबूती की वजह से दुनिया के सबसे शक्तिशाली G7 देशों के समूह को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत दीवार में कई कूटनीतिक छेद हैं और इन छेदों से अक्सर नफरत की हवाएं भारत जैसे देशों तक पहुंच जाती हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का जनक बताकर ब्रिक्स देशों को यह समझाने की कोशिश की है कि आतंकवाद और अर्थव्यवस्था साथ साथ नहीं चल सकते। हालांकि पाकिस्तान के नाम पर ब्रिक्स देशों के बीच एक राय नहीं बन पाई और यह भारत के लिए एक बड़ा झटका है। हम आपको आगे यह भी बताएंगे कि ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की कूटनीति कहां कमजोर रह गई
लेकिन पहले ये देखिए कि ब्रिक्स के मंच पर आतंकवाद वाली कूटनीतिक लड़ाई कैसे लड़ी गई और भारत ने किन किन हथियारों और टेक्नोलॉजीज की शॉपिंग की। गोवा में शनिवार की रात जब ब्रिक्स देशों के सभी नेता मोदी जैकेट पहनकर एक साथ चले, तब एक बात साफ हो गई कि गोवा की रेतीली जमीन पर भी ब्रिक्स देशों के भरोसे की दीवार मजबूती से टिक सकती है। और रविवार की शाम गोवा में अरब सागर से बहकर पाकिस्तान तक जाने वाली हवाएं अपने साथ ये संदेश ले गईं कि अब पाकिस्तान की आतंक वाली नाव डूबने वाली है। We also agreed that those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. पीएम मोदी पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसके दोस्त चीन को समझाने में कामयाब रहे कि दुनिया के लिए खतरा कौन है, आतंकवाद को पनाह कौन दे रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने शी जिनपिंग की मौजूदगी में पाकिस्तान और चीन दोनों देशों पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, भारत के पड़ोस में आतंकवाद की जन्मभूमि है, पूरी दुनिया के आतंकी मॉड्यूल के लिंक भी उस देश से जुड़े हैं। पीएम मोदी का इशारा पाकिस्तान की तरफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में एक तीर से दो निशाना साधा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद की जन्मभूमि बताया, वहीं साथ ही चीन को इस बात की नसीहत भी दे दी कि आतंकवाद जैसे मसले पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के आखिरी दिन सभी सदस्य देशों ने साझा घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की गई और उससे लड़ने का संकल्प किया गया। लेकिन चीन जैसे देशों की वजह से घोषणा पत्र के जरिए पाकिस्तान के पापों का सीधा प्रसारण नहीं किया जा सका। घोषणा पत्र में सभी देशों ने कहा कि हम भारत समेत कई ब्रिक्स देशों में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं। हम आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा करते हैं। हम ये बात जोर देकर कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे उसका वैचारिक, धार्मिक, राजनीतिक और रंग भेद ही क्यों ना हो। हम आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हैं। We were unanimous in recognizing the threat that terrorism, extremism and radicalization present not just to regional and global peace stability. We are also one in agreeing that BRICS need to work together and act decisively to combat this threat. ज्यादातर मौकों पर चीन के खिलाफ सीधा हमला करने से परहेज करने वाले भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ड्रैगन पर करारा वार किया। पीएम मोदी ने चीन को आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं अपनाने की नसीहत दी। Selective approaches to terrorists, individuals and organizations will not only be futile but also counterproductive. There must be no distinction based on artificial and self-serving grounds. Criminality should be the only basis for punitive action against the individuals and organizations responsible for carrying out terrorist acts. प्रधानमंत्री मोदी की सलाह एक तरह से चीन के लिए ही थी, क्योंकि चीन ने ही पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर को यूएन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में अड़ंगा डाल दिया। हाल ही में मसूद के मुद्दे पर चीन ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कोई देश न करे। लेकिन इस बार भारत ने ब्रिक्स की दीवार में कूटनीतिक छेद करने वाले चीन को समझा दिया कि एक भी ईंट पर पाकिस्तानी प्लास्टर लगाने से पूरी दीवार गिर सकती है। Terrorist funding, their weapon supply, training and political support must be systematically cut off. In this respect, we need to deepen the security cooperation between our national security advisors.
आतंकवाद पर ब्रिक्स के सदस्य देशों का साथ भारत के लिए आतंकी देश पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति के लिहाज से बेहद अहम है। तंजीम्स और पाकिस्तान की सेना इस किस्म की जो घिनौनी हरकतें कर रही हैं, मैं समझता हूं वो चाइना उसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो चाइना के अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर हैं। वो चाइना जो है वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, अपने स्टेचर के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है और वो करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। यस, भारत ने दबाव लगा दिया, पूरे देशों ने दबाव लगा दिया है पाकिस्तान की टेररिज्म को बंद करो, तो उसमें रशिया सहमत हो गया हमारे साथ, काफ़ी अमेरिका सहमत हो गया हमारे साथ। और चीन से जब बात हुई, चीन ने बोला NSA साहब बात करेंगे मौलाना मसूद अजहर के बारे में, जो उन्होंने हॉल्ट लगाया हुआ है यूनाइटेड नेशंस में। आतंकवाद के खिलाफ रेत वाला टाइमर तेजी से चल रहा है, लेकिन आतंकवाद को अलग अलग ढंग से परिभाषित करने का नतीजा है कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। गोवा में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के हाथ जो कामयाबी लगी वो इसलिए अधूरी है क्योंकि सभी देशों के एक राय न हो पाने की वजह से घोषणा पत्र में पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी निंदा नहीं की गई। Natural reaction, I think there is no country except for few, which Prime Minister has mentioned, who support terror in any way, and no other country uses terror as an instrument of state policy. गोवा में समुद्री तट पर आतंकवाद के खिलाफ चलाई गई संयुक्त नाव भले ही किनारे न लग पाई हो, लेकिन रूस के साथ भारत की दोस्ती वो पतवार जरूर बन गई जिसके भरोसे आतंकवाद वाले गहरे समुद्र को जीता जा सकता है। भारत और रूस के बीच हुए समझौते के मुताबिक भारत रूस से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। साथ ही इसके अलावा 26,000 करोड़ रुपए में 4 युद्धपोत भी खरीदे जाएंगे। इनमें से 2 युद्धपोत रूस भारत को देगा, जबकि 2 भारत में रूस के सहयोग से बनाए जाएंगे। इसके अलावा 6,680 करोड़ रुपए में भारत रूस से 200 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी खरीदेगा, जिनमें से 60 रूस बनाकर देगा, जबकि बाकी भारत में ही बनाए जाएंगे। तो हम अब 2 अपने फ्रिगेट रशिया में बनाएंगे और 2 मेक इन इंडिया भारत के शिपयार्ड, हो सकता है पिपावाव, हो सकता है मैज़गान डॉक, हिंदुस्तान शिपयार्ड काबिल है बनाने के लिए। अब 2 हम रशिया से लेंगे और 2 हम भारत में मेक इन इंडिया करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू किया था 2.5 साल पहले। पश्चिमी दुनिया के लिए भारत की खोज करने वाले वास्को डी गामा का गोवा से गहरा रिश्ता है, लेकिन गोवा की जमीन से भारत ने यह संदेश देने की कोशिश की कि जो देश भारत और भारत की अर्थव्यवस्था से गहरे रिश्ते चाहते हैं, उन्हें आतंकवाद वाले रेत के घरौंदों को मिटाना ही होगा। दिल्ली से मनीष शुक्ला और रूफी जैदी के साथ संजय सिंह, जी मीडिया, गोवा। ब्रिक्स सम्मेलन का समापन होने के बाद ब्रिक्स में शामिल सभी देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। 20 पन्नों के इस घोषणा पत्र में करीब 100 ऐसे मुद्दों का जिक्र है जिन पर ब्रिक्स में शामिल देश मिलकर काम करेंगे। ये घोषणा पत्र इस वक्त मेरे हाथ में है। इसमें क्या क्या लिखा है, हमने आज इसे कई बार पढ़ा, मैं आपको बताऊंगा इसके हाइलाइट्स क्या क्या है। लेकिन आपको जानकर हैरानी भी होगी और अफसोस भी होगा कि इस पूरे घोषणा पत्र को बार बार पढ़ने के बाद भी आप इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं ढूंढ पाएंगे। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों ने दुनिया भर में फैल रहे आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। दुनिया भर के तमाम आतंकवादी संगठनों का नाम लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन पूरे घोषणा पत्र में न तो पाकिस्तान का नाम शामिल किया गया है और न ही पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकवादी संगठनों का नाम इस घोषणा पत्र में कहीं पर भी लिया गया है। अपनी रिपोर्ट दिखाने से पहले हमने आपसे कहा था कि कुछ देशों ने ब्रिक्स की भरोसे वाली दीवार में एक चोर दरवाजा बनाकर रखा है, जिसमें से आतंकवादी विचारों की घुसपैठ आसानी से हो जाती है। भारत ने लगभग हर मंच पर पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की मांग की है। लेकिन आपको जानकर आज अफसोस होगा कि अपने ही देश में आयोजित एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक राय नहीं बनवा पाया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है चीन की, क्योंकि चीन पाकिस्तान और उसके द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद को अपने लिए खतरा नहीं मानता। इसलिए चीन ने घोषणा पत्र में पाकिस्तान का नाम
शामिल नहीं होने दिया। अब मैं आपको इस घोषणा पत्र के अहम बिंदु पढ़कर सुनाना चाहूंगा, जिनके बारे में जानकर आपको यह पता लग जाएगा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को कौन कौन अपने फायदे के लिए कमजोर कर रहा है। इस घोषणा पत्र को कहते हैं गोवा डिक्लेरेशन, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, और 20 पन्नों का ये डिक्लेरेशन है। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, वी स्ट्रांगली कंडेम द रीसेंट सेवरल अटैक्स अगेंस्ट सम ब्रिक्स कंट्रीज इंक्लूडिंग दैट इन इंडिया। वी स्ट्रांगली कंडेम terrorism in all its forms and manifestations and stressed that there can be no justification whatsoever for any acts of terrorism. इस घोषणा पत्र में भारत से कई हजार किलोमीटर दूर बसे मिडिल ईस्ट, उत्तरी अफ्रीका और सीरिया के हालात का जिक्र किया गया है, लेकिन भारत की एलओसी पर रोज हो रही गोलीबारी और आतंकवादी घटनाओं का कोई जिक्र नहीं है। इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की गई है कि वो आईएसआईएस और जमात अल नुसरा जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन इस घोषणा पत्र में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की एक भी बात नहीं लिखी गई है। आपको हैरानी होगी, इस घोषणा पत्र के जरिए इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव का शांतिपूर्ण हल निकालने की अपील भी की गई है, लेकिन बलोचिस्तान और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद का जिक्र तक नहीं है। इसी डिक्लेरेशन में अफगानिस्तान की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया है, लेकिन अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं है। इस घोषणा पत्र में अंतरिक्ष की दुनिया पर अवैध कब्जे की कोशिशों का भी जिक्र किया गया है, लेकिन कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का कोई जिक्र नहीं किया गया। इस घोषणा पत्र के पेज नंबर 12 पर 3 पैराग्राफ्स में आतंकवाद पर लंबी चौड़ी बातें कही गई हैं। भारत में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा भी की गई है, लेकिन इस आतंकवाद के लिए पाकिस्तान का नाम लेकर उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। जो पेज नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं, उसको आज मैंने कई बार पढ़ा, इन सारे मुद्दों को बार बार पढ़ा, लेकिन इसमें दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों के नाम तो हैं, दुनिया भर के दूसरे देशों के नाम हैं, अंतरिक्ष में कैसे हम सहयोग करेंगे वो भी लिखा है, लेकिन अंतरिक्ष छोड़कर यहां क्या होगा उसके बारे में जिक्र नहीं है, कश्मीर का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। इसी पेज पर सोशल मीडिया पर आतंकवादियों के सक्रिय होने का जिक्र भी किया गया है, लेकिन किसी देश ने यह नहीं कहा कि आतंकवाद के सबसे ज्यादा अकाउंट पाकिस्तान में ही बनाए जाते हैं। इसी पेज पर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के खात्मे को लेकर काफी कुछ कहा गया है। आईएसआईएस के जितने नाम दुनिया में प्रचलित हैं, सबका जिक्र इस पेज में है, लेकिन लश्कर ए तैयबा से जमात उद दावा बन चुके हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन के बारे में एक शब्द नहीं है, हाफिज सईद का जिक्र तक नहीं है। बाकी के जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। आप कह सकते हैं ये दुनिया की आर्थिक शक्तियों का एक डिजाइनर घोषणा पत्र है, जिसमें आतंकवाद का जिक्र तो बहुत बार किया गया है, लेकिन आतंकवाद फैलाने वाले देश का नाम कोई नहीं लेना चाहता अपने मुंह से। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान उम्मीद थी कि भारत चीन से एनएसजी के मुद्दे पर बात कर पाएगा और उसे इसके लिए शायद तैयार भी कर लेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। रूस ने हर कदम पर भारत का साथ दिया है। रूस ने आतंकवाद पर पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी आलोचना भी की थी, लेकिन चीन के दबाव में रूस ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक युद्ध अभ्यास किया और भारत की नाराजगी का ख्याल नहीं रखा। रूस, चीन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील ने इस घोषणा पत्र में आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा की है, लेकिन यह निंदा लक्ष्यहीन और दिशाहीन है, यानी इसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, और वैसे भी कड़ी निंदा से आतंकवाद का सफाया नहीं किया जा सकता। आतंकवादियों को ऐसी कड़ी निंदा सुनकर हंसी आती है। ब्रिक्स देशों के घोषणा पत्र के बारे में सुनकर आतंकवादियों ने आज खूब ठहाके लगाए होंगे, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे आतंकवादियों को डर लगे। आप कह सकते हैं कि ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद पर विचारों वाली मिसाइल तो छोड़ी, लेकिन यह मिसाइल एक चाइनीज पटाखे जैसी साबित हुई। ना तो इससे आतंकवादी घायल हुए, ना ही आतंकवादियों को धरोहर मानने वाले देश घायल हुए, ना ही उन पर कोई असर हुआ। ब्रिक्स जैसे संगठनों के घोषणा पत्रों में अक्सर शब्दों का इंद्रजाल होता है, जिसे भाषा और डिप्लोमेसी के दिग्गज गढ़ते हैं, और इनका असली मतलब आप खोजते रह जाएंगे। आप 20 पन्ने के इस घोषणा पत्र को जब आप पढ़ेंगे तो असली मतलब शायद आप भी खोजते रह जाएंगे।
इसमें हर देश अपना अपना मतलब खोज लेता है और तमाम देश बिना कोई ठोस कोशिश किए कागजों पर अपना हित साध लेना चाहते हैं। अगर ब्रिक्स की नीयत को नापने वाला कोई तराजू होता तो इसमें आपको व्यापार वाला पक्ष बहुत भारी नजर आता और आतंकवाद की निंदा वाला पक्ष बेहद हल्का नजर आता। कुल मिलाकर 5 देशों ने ब्रिक्स सम्मेलन में आपस में बधाइयां बांट ली, व्यापार और पैसा कमाने के नए नए तरीके ढूंढ लिए, लेकिन ये देश आतंकवाद को जड़ से खत्म करने वाला कूटनीतिक इंजेक्शन तैयार नहीं कर पाए और ये दुखद है।